दोस्तों, एनर्जी के कई प्रकार के सोर्सेस हो सकते हैं। ऐसे सोर्स जो कि बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हमने यूज़ कर लिया और भूल गए। ऐसे सोर्सेस को हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सूरज से प्राप्त एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हम इसको हजारों साल तक भी यदि इस्तेमाल करते रहेंगे ना, तो ये सोर्सेस ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस। वहीं यदि हम बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये सोर्स ऐसे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक बार मोटर बाइक में हमने पेट्रोल डाले और 40-50 किलोमीटर गए और पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब हम उसको पुनः यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। और एक खास बात यह है, देखिए, ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं ना, इनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। और ये बनते कैसे हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष पत्थरों में, मिट्टी में दब दब कर उन्हीं के अवशेष से हमको गैस मिलती है, हमको पेट्रोल डीजल मिलता है। तो पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। और आज की द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दो एडिटोरियल बड़े हम डिस्कस करेंगे। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड, लेकिन ये विशेष एडिटोरियल रिन्यूएबल एनर्जी की चुनौतियों को बताता है कि यदि गांव में कोई किसान यदि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लगा रहा है, सोलर पैनल लगा रहा है, वाइंड से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है ताकि वो पवन से ऊर्जा बना सके, तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चुनौती भी डिस्कस करेंगे और कौन कौन से लाभ हैं और चुनौतियों का हल क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, ये भी क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है। पार्टिकुलरली आज के समय में या तो बहुत ज़्यादा पानी गिर जा रहा है या कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं सूखा पड़ जा रहा है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जिस टाइम में बारिश चाहिए हमको उस समय पानी नहीं गिरता है, जब नहीं चाहिए उस समय में पानी गिरता है। जैसे कि आज हम देखेंगे शाम को पानी गिरा, अभी और पानी गिर गया। अभी गर्मी का समय चल रहा है, बारिश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी पानी गिर रहा है। इससे प्रभावित होते हैं किसान लोग। इसके अलावा कौन कौन सी कम्युनिटीज़ है जो कि वाटर क्राइसिस से जूझ रही है, दुनिया में इसका अभी क्या लेवल चल रहा है, हमारे पास में जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, कितना हम यूज़ कर रहे हैं, कितना हम रिचार्ज कर पा रहे हैं, ये सारी बातें आज दोनों एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, पार्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी यदि स्थापित कर रहा है भारत, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहाँ के किसान लोग रिन्यूएबल एनर्जी अपने खेत में, जैसे कि वो सोलर प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, पवन ऊर्जा स्थापित करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है और इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियों की यहाँ पर चर्चा होने वाली है। यहाँ पर जो हमको आंसर राइटिंग करना है 250 शब्दों में, उसकी लाइनें इस प्रकार से रहने वाली हैं। यदि हम चाहते हैं कि लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट हो भारत में, इससे क्या होगा? कैन अवॉइड रिप्रोड्यूसिंग द इनजस्टिस ऑफ पास्ट लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बोला जा रहा है कि यदि बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा विकास, ठीक है, साथ ही साथ जो विकासात्मक हमारे उद्देश्य हैं, इनके प्रति संवेदनशील रहते हुए पिछले बड़े पैमाने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं, इनको आप फिर से दोहराएं, इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बोला जा रहा है कि पहले जो हम लार्ज स्केल में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट खड़ा किए हैं, इसको अवॉइड करना है हमको।
वाइल बीइंग सेंसिटिव टू डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ जो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव है उसके प्रति हमें कैसा होना है, सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, संवेदनशील हमको बनना है। आने वाले जो 2 ईयर्स है ना, काफ़ी इसेंशियल रहने वाले हैं यदि हम हमारी धरती को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। अगले 2 वर्ष हमारे ग्रह को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील ने ये बात कही थी कि अगले 2 साल हमारे ग्रह को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज के समय में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट पड़ रही है, शॉर्टेज ऑफ वाटर देखने को मिला है एंड अदर एनवायरमेंटल इश्यूज ऐसे हैं जो कि रेगुलर हेडलाइन बनते जा रहे हैं आज के समय में। जैसे कि हम अचीव करना चाहते हैं डेवलपमेंट को, इंक्रीज़ करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट को, रिड्यूस करना चाहते हैं पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को। इन सब चीज़ों को यदि हमें प्राप्त करना है तो इसमें आपको कुछ बाधाएं भी देखने को मिलेंगी। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, पानी की कमी जा रही है, अन्य पर्यावरणीय मुद्दे हैं, ठीक है, जो कि इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने में रुकावटें पैदा करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारा जो करंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो किस पर आधारित है। आज के समय में भारत इतना विकास कर पा रहा है तो उसका रीज़न ये है कि हर जगह हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इसी से हमारी धरती का तापमान बढ़ते जा रहा है। हालांकि भारत कहता है कि हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्राप्त कर लेंगे सन 2070 तक। इतना लंबा टाइम पीरियड एक तो हम दिए हैं और इस समय कह रहे हैं कि हम जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। तो इसका तो मतलब ये हो गया, सीधी सी बात ये है कि आप कार्बन एमिशन कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा आप दूसरे रास्ते खोजेंगे कि कैसे करके हम इस कार्बन एमिशन की भरपाई कर सकते हैं। नेट जीरो GHG एमिशन यदि हासिल करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है हम मैसिव ट्रांजिशन करना पड़ेगा लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में। अब इसका जो इम्प्लीकेशन रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, ठीक, इसका क्या असर पड़ सकता है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंटल और सस्टेनेबिलिटी आउटकम्स आर अनक्लियर एट द लोकल एंड नेशनल लेवल। चीज़ें अभी भी लोकल और नेशनल लेवल पर क्लियर नहीं हुई हैं। इसके बाद हम एग्जामिन करते हैं सोलर पार्क्स को। हमारे पास सौर पार्कों के अंतर्गत 214 स्क्वायर किलोमीटर भूमि है, लेकिन कुछ अध्ययनों का अनुमान है कि हमें अपने नेट जीरो टारगेट को प्राप्त करने के लिए 50,000 से लेकर के 75,000 वर्ग किलोमीटर जमीन की जरूरत पड़ेगी। अभी तक देखा जाए, ठीक है, वी हैव 214 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड अंडर सोलर पार्क। 214 स्क्वायर किलोमीटर में हम अभी सोलर पार्क लगाए हैं। अंदाज़ा ये कहता है कि 200 से काम नहीं चलेगा, 50,000 से लेकर के 75,000 वर्ग किलोमीटर लैंड में हमें सोलर प्लांट लगाने की ज़रूरत है। आगे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे गरीब किसान का जो कि अपने खेतों में, अपनी ज़मीन में सोलर पार्क की स्थापना करता है। किसानों के सामने कौन कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ पर पैदा होती हैं, ठीक है। लोकल लेवल पर देखा जाए, हम यहाँ पर भारत के 2 सबसे बड़े सौर पार्क, राजस्थान के भदला और कर्नाटक के पावागढ़, इसके आसपास के किसानों से अलग अलग अनुभव हम सुन रहे हैं। जैसे कि भदला में किसान क्या बोलते हैं, इनका कहना है कि हमारी जो पवित्र भूमि थी अब तो वो हाथ से निकल चुकी है, वो हमारे अब किसी काम की नहीं रह गई है। चरवाहे लोग शिकायत करते हैं कि हम अपने पशुओं को चराने के लिए कहाँ लेकर के जाएंगे। सोलर पावर लग गए हैं तो वो ज़मीन जो पहले हम पशुओं को चराते थे, अब चराने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब मजबूरी में
किसानों को, पशुपालकों को अपनी गाय और बैलों को सस्ते दाम पर बेचना पड़ जा रहा है। क्या करेंगे? चराने के लिए ही चारा नहीं है तो इनको पालने से क्या फायदा? फालतू ये मरेंगे घर में। इसके बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत नॉर्मल भूमि को आप इस प्रकार के कामों में यूज के लिए परमिशन दे रहे हैं, इसके लिए किसानों में विरोध प्रदर्शन चालू हो गया था। ये हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। अगली यदि हम बात करें पावागढ़ में, ठीक है, तो पावागढ़ की कंडीशन इसके जस्ट उल्टी है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि कंटेंट की कंडीशन में दिखाई देते हैं, संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, और सौर पार्कों के लिए इन्होंने भूमि को पट्टे पर दे दिया है, इनसे उनको इनकम हो रही है और ये काफ़ी खुश हैं। किसानों का कहना है कि हमारी जो भूमि थी ये सूखाग्रस्त थी, इससे हम कोई फसल भी नहीं ले सकते थे, इसलिए यदि हमने अपनी भूमि को लीज पर दे दिया है और कोई कंपनी यहाँ आकर के सोलर पार्क स्थापित कर रही है तो मेरी जेब में पैसा आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दो प्रकार की कंडीशन और दो प्रकार के कहना चाहिए विचारों को हमने जाना। मतलब सोलर पार्क यदि स्थापित कर रहे हैं तो इससे क्या लॉस और क्या प्रॉफिट हो सकता है। पहले नंबर की बात यह है, सोलर पार्क compete करते हैं इसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज से। इसका मतलब ये हो गया कि जमीन, यहाँ की ज़मीन, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की ज़मीन, बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। अब सोलर पार्क यदि स्थापना करना है तो जाहिर सी बात है ज़मीन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी। मतलब हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें कंपटीशन पैदा होने लगा है। यदि हम हमारे करंट नेशनल लेवल के एस्टिमेशन की बात करें, फॉर द लैंड अवेलेबल फॉर सोलर पार्क्स डू नॉट अकाउंट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ नियर बाई वाटर सोर्सेस। हमारे पास में वाटर सोर्सेस कितना अवेलेबल है और हमारे पास में ज़मीन कितनी अवेलेबल है, जितनी ज़मीन में हम सोलर प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई अनुपात ठीक ठाक ही नहीं बैठ रहा। इसी तरह से सौर पार्कों के लिए, सोलर पार्कों के लिए जरूरी भूमि अन्य उत्पादक गतिविधि जैसे कि एग्रीकल्चर, लोगों की लाइवलीहुड, लोगों की रोजी रोटी, इनके साथ में भी प्रतिस्पर्धा कर सकती है। इससे सीधे सीधे हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ने वाला है। साथ ही साथ में यदि हम बड़े पैमाने पर सोलर पार्कों का निर्माण करते हैं तो इससे जैव विविधता पर भी नुकसान पड़ने वाला है, ठीक है, और इस क्षेत्र में बहुत कम रिसर्च किया गया है, ऐसा राइटर लोगों का कहना है। उदाहरण के लिए रेगिस्तान जैसी खुली प्राकृतिक प्रणालियां आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं। खुली जगह है जरूर, लग रहा है कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास है, और यदि उनका क्षय होता है तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है क्लाइमेट चेंज भी इसी से जुड़ा हुआ है, एंड ये चीज़ कंट्रीब्यूट करेगी क्लाइमेट चेंज में। अलग अलग क्या दृष्टिकोण हो सकता है, अलग अलग क्या अप्रोचेस हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करी जाती है। पिछले बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे के अन्याय को कैसे करके रिपीट किया जा रहा है आज के समय में। पहले हमने बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करे हैं। यदि हम लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे इनजस्टिस वाले 5 लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, वाइल बीइंग सेंसिटिव टू डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर रहे हैं तो इससे कहीं पर्यावरण को नुकसान ना हो। दूसरे नंबर की बात यह है रेवेन्यूज फॉर कम्युनिटीज़, मतलब हम उन समुदायों की बात कर रहे हैं जो कि 2 पैसे कमा पा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटिंग विथ ऑनरशिप मॉडल इज वन अप्रोच। एक अप्रोच ये है भाई कि हम ऑनरशिप मॉडल में थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे। द पार्क्स नीड नॉट नेसेसरली बी owned by state और प्राइवेट कंपनीज।
राइटर कहते हैं कि यदि कहीं पर सोलर पार्क स्थापित किया गया है तो उसका मालिक ना तो सरकार हो और ना ही कोई प्राइवेट कम्युनिटी हो। इसका मतलब ये है उसका मालिक होंगे आम जनता। कम्युनिटी की कुछ ऐसी इनिशिएटिव हमें लेकर के आना है जिसके चलते चलते रेवेन्यू जनरेट होगा कम्युनिटी के लिए, खुद के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए। साथ ही साथ हमें प्रमोट करना है स्मॉल बिजनेस एंड अप स्किलिंग को एंड इम्प्रूव करना है इनकम्स को। साथ ही साथ जो लोकल इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना है, एनर्जी एक्सेस में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर की बात यह है इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से छूट दिया जाना। सोलर और वाइंड पार्क डेवलपमेंट ऐसे काम हैं जिनको इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स असेसमेंट से छूट दी गई है कि भाई आपका कोई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया जाएगा। चौथे नंबर की बात यह है लीगल एंड रेगुलेटरी आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे देश में जो लीगल एंड रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है एंड इसको हमें मजबूत बनाना है टू लिमिट एडवर्स सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। इससे क्या होगा, जो एडवर्स सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें स्मॉल एंड मीडियम लैंड ओनर्स, जहां पर जो प्राइवेट लैंड है, ठीक है, उसका आपने इस्तेमाल करें हैं। यहाँ पर कोई भी मैकेनिज़्म ऐसा नहीं बनाया गया है जो कि मॉनिटर करेगा कि इफ़ फेयर प्राइस इज पेड टू दोज लीजिंग देयर लैंड। किसान ने, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटा किसान हूँ, मेरे पास में 2.5 एकड़ खेत है। अब मैंने क्या काम किया, 2.5 एकड़ खेत में किसी कंपनी से संपर्क किया और उसको बोला कि आप यहाँ पर सोलर प्लांट लगाइए और मुझे पैसा दीजिए, मैं लीज में आपको ज़मीन दे रहा हूँ, 5 साल के लिए लीज में दे रहा हूँ। किस रेट में कंपनी मुझे पैसा देगी? कंपनी ने मुझे कम पैसा दिया, कंपनी मुझे पैसे देने से मना कर देती है, मेरी ज़मीन जब्त कर लेती है, तो इसकी सुनवाई कहाँ होगी और कितनी देर से होगी, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद जो वेस्टलैंड क्लासिफिकेशन हम किए हैं उसको भी थोड़ा सा रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, उसमें हमें ओवरहाल करने की ज़रूरत है। 5वें नंबर का जो कदम हमको उठाना है वो है इनकरेज करना है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटिंग को। यहाँ पर एग्रीवोल्टियक वर्ड यूज़ किया गया है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। एग्रीवोल्टियक का मतलब ये है एग्रीकल्चर भी और वोल्टेज भी। ये वाला पिक्चर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर सोलर प्लांट भी लगा हुआ है और बीच बीच में खेती भी हो रही है। जब दोनों काम एक साथ में हम कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं एग्रीवोल्टिक्स। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकेंड एडिटोरियल की तरफ, जो कि क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस को आपस में रिलेट करता है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है वो क्या रहेगा। आज के समय में क्लाइमेट इकोनॉमी है और इकोनॉमी क्लाइमेट है। यदि क्लाइमेट अच्छी है तो देश की इकोनॉमी अच्छी रहेगी, यदि क्लाइमेट ख़राब चल रही है तो देश का भविष्य भी बर्बाद ही चलेगा। एंड हमको अंडरस्टैंड करना है क्रूशियल इंटरसेक्शन, महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन लैंड, फूड, एनर्जी एंड वाटर के बीच में क्या क्या है एंड कैसे करके ये इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी के फंक्शंस को, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। इसका मतलब हमें ये बताना है कि भाई हमारे देश की जो इकोनॉमी है क्लाइमेट से डायरेक्ट कैसे करके रिलेट करती है। साथ ही साथ हमें बताना है कि क्रूशियल इंटरसेक्शन कैसे है लैंड, फूड, एनर्जी एंड वाटर के बीच में। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि भारत आखिर वाटर क्राइसिस के लिए अपने आप को तैयार क्यों रखना चाहता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो कि हम इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए भारतीय मौसम विज्ञान
इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अप्रैल से लेकर के जून तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी और लंबी लंबी लू चलने की भविष्यवाणी करी है। इसके साथ ही साथ भारत को वाटर क्राइसिस के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज़्यादा वाटर क्राइसिस की समस्या हमारे सामने आने वाली है। जब क्राइसिस आता है, जब डिजास्टर आता है, जैसे कि बंगलुरु में जल संकट आया था, तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। हमारे सामने आने वाले जोखिमों की दीर्घकालिक प्रकृति को हमें समझना है और साथ ही साथ हमको प्रतिक्रिया भी देना चाहिए। इसके अलावा जलवायु कार्यवाही को आप कुछ सेक्टर तक लिमिटेड नहीं कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर सुधार करूंगा तो क्लाइमेट चेंज के असर को कम कर सकता हूं। साथ ही साथ ये भी नहीं बोल सकते कि पर्यावरण कुछ टाइम के लिए सस्टेन हो गया है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। हमें पर्यावरण को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रखने की ज़रूरत है। पृथ्वी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को, और इसीलिए हम 2 आर्टिकल जो उठाए हैं ना, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है एंड वाटर क्राइसिस से रिलेटेड है। पृथ्वी दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं कि आप सुधर जाइए। यदि आप नहीं सुधरेंगे तो कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। थोड़ा सा डेटा यदि हम देखें ना, भारत में पृथ्वी की सतह के लगभग 2.4 क्षेत्र पर हमारे पास में जितना भी लैंड अवेलेबल है, ठीक है, इस जगह में 18% आबादी रह रही है पूरी दुनिया की। ठीक, साथ ही साथ पूरे दुनिया में मीठे पानी का जितना भी सोर्सेस है उसका केवल मात्र 4% भारत में मौजूद है। भारत की ज़्यादातर नदियां दूषित हैं। इसके अलावा इसके 150 प्राथमिक जलाशय वर्तमान में उनकी कुल भंडारण क्षमता का केवल 38% है। अब आप खुद ही यहाँ पर इंडिया की कंडीशन समझिए कि जितने भी हमारे प्राइमरी रिजर्वायर्स हैं, जितने भी पानी के सोर्सेस अवेलेबल हैं, उनमें 38% ही पानी अभी तक जिंदा है। 38% पानी ही बचा है। पहले 100% था, अब 38% बचा है। इस प्रकार से देखा जाए भारत लार्जेस्ट यूज़र माना जाता है ग्राउंड वाटर का पूरी दुनिया में। एंड 3/4 ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर हॉटस्पॉट फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट। कितनी स्थिति खराब चल रही है कि भारत के जो 3/4 ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट हैं, 3/4 भारत के डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि हॉटस्पॉट माने जाते हैं क्लाइमेट इवेंट्स के। एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। भारत की तरफ से डिजास्टर से निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन बोला जाता है भारत ने आपदा तैयारियों में बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, लेकिन जलवायु संबंधी तो जो शौक हैं वो बदलते रहते हैं, उनका असर बदलते रहता है। आने वाले समय में अचानक झटका लगेगा, जैसे भारी पानी गिर गया, पानी में तेजी से कमी आ गई, इस प्रकार के झटके लगने वाले। कुछ तो ऐसे हो सकते हैं धीमी धीमी शुरुआत होगी, लेकिन समय समय पर हमको असर दिख जाएगा। जैसे कि मिट्टी में पानी की कमी चल आ गई है, वर्षा की प्रवृत्ति रेखाओं में हमको बदलाव देखने को मिला है, मतलब जो रेनफॉल्स है उसके पैटर्न में हमको बदलाव देखने को मिला। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यदि हम मौसम के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो आने वाले जलवायु जोखिम से आप बिल्कुल भी नहीं निपट सकते हैं। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। वाटर फ्लोज थ्रू द इकोनॉमी एंड वाटर का क्या संबंध है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। पानी हमारे जल, विज्ञान, भोजन और ऊर्जा प्रणाली को जोड़ने का काम करता है। इससे दुनिया पूरी प्रभावित होती है। हाउ डज दिस कनेक्शन वर्क, और ये जो कनेक्शन है आखिर कैसे करके काम करता है। वर्षा, मिट्टी की नमी और वनस्पति में संग्रहित पानी, और नदियों और
जल भृतों में उपलब्ध पानी का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। वर्षा यदि गिर रही है तो मिट्टी उसको सोख रही है, मिट्टी में नमी है। कहीं कहीं पर वनस्पति के द्वारा पानी को संग्रहित कर लिया गया है, कहीं नदियां पानी को संग्रहित कर रही हैं, कहीं और भी वाटर के जो सोर्सेस हैं वो वर्षा के पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। ग्रीन वाटर किसको बोलते हैं? पेड़ पौधे अपने में जो सोख लिए हैं पानी को उसको बोलते हैं। एंड जो रिवर्स है एंड जो अदर एक्वीफर्स है उसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर। इसका मतलब ये है चाहे वो ब्लू वाटर हो चाहे वो ग्रीन वाटर हो, दोनों का ही असर फूड के ऊपर पड़ता है जिसको हम उगा रहे हैं। जैसे कि इरिगेटिंग क्रॉप्स की हमें सिंचाई करना है, साथ ही साथ ये जो पानी है हमारी फसल की पकने को भी प्रभावित कर सकता है। एंड बोल सकते हैं कि ये काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है हमारे देश की इकोनॉमी से। यदि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा मार खा जाता है तो जाहिर सी बात है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो गिर जाएगी। लेकिन बोला जाता है ये जो सेक्टर है मोस्ट इंक्रीजिंगली क्लाइमेट वनरेबल सेक्शन माना जाता है, सेक्टर माना जाता है। एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 आई थी, वो बताती है कि जो एग्रीकल्चर है आज के समय में लगभग 45% पॉपुलेशन को रोजगार देता है। एंड ये एग्रीकल्चर सेक्टर ही एब्जॉर्ब करता है कंट्री के लेबर फोर्सेस को। ज़्यादातर लेबर कहाँ लगे हुए हैं? खेती किसानी के काम में लगे हुए हैं, वहीं से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इसके बाद मॉनसून रेनफॉल का पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से आज के समय में पैटर्न में हमको बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बट दिस इंक्रीज रेनफॉल इज फ्रिक्वेंटली कमिंग फ्रॉम शॉर्ट ड्यूरेशन। हमारे देश में वर्षा का माहौल दिखाई दे रहा है लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिखाई दे रहा है। हैवी रेन हो रही है, इससे जो भी फसल किसान बोते हैं उनकी फसल प्रभावित होती हैं। इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग भी इससे सीधे सीधे प्रभावित होती है। इसके बाद वाटर को बोला जाता है कि वाटर एक की कंपोनेंट है विश्व की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन इसको देखा जाता है एज ए क्रूशियल पिलर फॉर डीकार्बनाइजिंग इंडस्ट्री एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है इंडस्ट्री को चलाने के लिए, कार्बन मुक्त करने के लिए, साथ ही साथ में लंबी दूरी तय करना है हमको, वहाँ पर भी हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़ प्रोड्यूस यूजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सोर्स्ड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से बनेगा? पानी से बनेगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी हम तैयार करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस से। आगे यदि हम एक रिपोर्ट की बात करें तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार पिछले 2 दशकों में लगभग 75% प्राकृतिक आपदाएं पानी से रिलेटेड थी। जितने भी डिजास्टर आए थे वो लगभग पानी में ही आए थे। वहीं CEEW के एनालिसिस के हिसाब से 1970 से लेकर के 2019 के बीच में भारत में बाढ़ से जुड़ी घटना जैसे भूस्खलन, तूफान और बादल फटना, इनकी संख्या 20 गुना तक बढ़ गई है। मीठे पानी अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ गई है। फ्रेश वाटर, वन ऑफ द 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैज़ बीन ट्रांसग्रीड। एंड बोला जा रहा है कि जो पानी है ना आने वाले समय में कैसा होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। अब हम जल सुरक्षा के कुछ तत्वों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मतलब यदि हम वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे कि हमें राइट पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। वाटर का हमें जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे कि अर्बन वेस्ट वाटर का फिर से रीयूज़ किया जा सकता है। पैसे लगाए जा सकते हैं ताकि हम अडॉप्ट कर सकें चेंजिंग वर्ल्ड को। इसके अंतर्गत कुछ जो कदम उठाए जाने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, यदि हम इफ़ेक्टिव वाटर गवर्नेंस कर सकते हैं
तो इसके लिए हमें बेहतर पॉलिसी लाने की ज़रूरत है जो कि रिकॉग्नाइज करेंगे इसके इंटरेक्शन को फूड एंड एनर्जी सिस्टम के साथ में। फिर भी यदि देखा जाए CEW एंड इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने एनालिसिस किया है कि आखिर हालांकि इंडिया ने अडॉप्ट किया है बहुत सारी पॉलिसीज़ को, फिर भी अभी तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं वाइल दिस नेक्सस प्लानिंग और एड द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना काफ़ी बेहतर बात है। द लिंक विथ वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास में कितनी है इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी नहीं करी जाती है। इसके अलावा कुछ कुछ कदम जो हमको उठाए जाने हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाता है, जैसे कि इंडिया को फोकस करना चाहिए जुडिशियस यूज़ ऑफ ब्लू एंड ग्रीन वाटर। ब्लू एंड ग्रीन वाटर का हमको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है थ्रू वाटर अकाउंटिंग एंड एफिशिएंट रीयूज़। इसके लिए हमें क्या करना है, वाटर अकाउंटिंग, पानी ख़राब किया जा रहा है किसी के द्वारा तो उसको आप जिम्मेदार ठहराइए, एंड पानी का आप एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नेशनल वाटर मिशन ने टारगेट किया है इंक्रीजिंग वाटर यूज़ ऑफ एफिशिएंसी बाय 20% बाय 2025। वाटर यूज़ की जो एफिशिएंसी है उसमें हम बढ़ोतरी करना चाहते हैं 20% 2025 तक। ठीक इसी प्रकार से अटल मिशन ऑन रिन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत हम रिड्यूस करेंगे नॉन रिवेन्यू वाटर को विच इज़ लॉस्ट बिफोर इट रीचेज द एंड टू लेस देन 20% इन अर्बन लोकल बॉडीज। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ना है, वाटर क्राइसिस से लड़ाई लड़ना है तो हमें रुपया खर्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन हम कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। 2019-20 में देखा जाए जो पर कैपिटा एनुअल स्पेंडिंग है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर वो है 2200 रुपया, वेयर्स द फॉर एडाप्टेशन इट वाज ओनली 260। वहीं यदि हम एडाप्टेशन की बात कर लें तो वहाँ पर मात्र 260 रुपये सरकार खर्चा कर रही है। इसका मतलब यही हो गया कि और पैसा चाहिए ताकि हम एडाप्टेशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन ला सकें। कौन कौन से सुधार करने की ज़रूरत है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को मजबूत करना पड़ेगा, हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा इंसेंटिव ताकि प्रमोट किया जा सके क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। इसमें माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसेस शामिल है। इसके अलावा स्केल अप करना पड़ेगा डीसैलिनाइजेशन प्लांट को, ठीक है, डीसैलिनाइजेशन प्लांट जो कि एक अल्टरनेटिव के तौर पर काम करेगा वाटर सोर्स के लिए थर्मल प्लांट में। ग्रीन हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं और इस प्रकार से थोड़ी मदद दे सकते हैं। मार्केट इंटरवेंशन में क्या हो सकता है, इंडिया का जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसके पास में वो पोटेंशियल थी जो कि इस गैप को ब्रिज कर सके, फुलफिल कर सके। इसमें जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इनमें लोगों को इनकरेज करना है कि आप इन्वेस्ट करिए। बहुत सारे खारापन को दूर करने के हमें प्लांट स्थापित करने हैं एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज भी लाना है। अगला CSR के बारे में बोला जा रहा है। यदि हम इंडिया के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें 2014-15 से 2020-21 के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लिवरेज है वो लगभग 12,000 करोड़ का आने वाला है ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर, सालाना यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद अगली जो चर्चा हम करने वाले हैं वो नेट डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन के बढ़ जाने से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट टैक्स को समझना होगा कि आखिर ये डायरेक्ट टैक्स आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार से मोटे तौर पर टैक्स को विभाजित किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है जिसके ऊपर लगाया गया है वही उसको पेड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार यदि ये बोले कि हम हमारे
जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको टैक्स में छूट दे रहे हैं या फिर उनके टैक्स को हम बढ़ा दे रहे हैं। उनकी इनकम के टैक्स को यदि हम बढ़ा दे रहे हैं 2%, इसका मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है ना उसी के ऊपर लगेगा और उसी को देना है। सरकार ने यदि बोल दी कि हम नौकरी करने वालों के ऊपर ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, सरकार यदि ये बोल दे कि इस वस्तु के ऊपर जीएसटी हमने इतना बढ़ा दिए हैं, तो जीएसटी बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जीएसटी को पेड कौन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं किसी व्यापारी के पास में, आप एक शर्ट लेते हैं और उसने बिल में जीएसटी का मेंशन कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर व्यापारी को 100 रुपये की शर्ट पड़ी थी, उसने 50 रुपये जीएसटी ऐड कर दिया, 150 की शर्ट हो गई। अब पटाना तो उस व्यापारी को था, लेकिन उसने क्या काम करा है, ऑलरेडी से वो पटा चुका है। कहाँ पर पटाया है, वो थोक वाली दुकान में गया था ना, वहीं उसने ऑलरेडी से पैड कर दिया है। अब उसको यहाँ पैड करने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन पैड करेगा, पब्लिक पैड करेगी। लगाया है दुकानदार के ऊपर, लेकिन पटा कौन रहा है, हम और आप जैसे लोग पटा रहे हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स आखिर होता क्या है, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी भी कुछ कीमत हो सकती है। कोई गुड्स है, सर्विसेज है, ठीक है, उसकी कुछ कॉस्ट हो सकती है। इसको इंक्रीज कर दिया जाता है सरकार के द्वारा बाय टाइप ऑफ टैक्स। उसको एक प्रकार से टैक्स के रूप में इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे कि एक चेयर की कीमत, लैपटॉप की कीमत 25,000 है, लेकिन सरकार ने उसको बढ़ा दी 25,500 कर दी। अब ये जो 500 रुपये उसने बढ़ाई है ना, वो उसको आपने टैक्स बोल दिया। ट्रांजैक्शन, गुड्स, सर्विसेज, इन सब का चार्ज काट ले रही है सरकार। ऐसा क्यों कर रही है, सरकार ऐसा करती है ताकि गरीब लोगों का भला किया जा सके और अपने जो ज़रूरी काम हैं वहाँ पर पैसा खर्चा करने के लिए उसकी जेब में कुछ पैसा रहे। इससे देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है एंड बोला जाता है कि इससे सरकार सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज कर सकती है। टैक्सेस को हम कई प्रकार से बांटते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसके ऊपर लगाया गया है वही उसको पेड करेगा। Levying and collecting direct taxes as well as developing other direct tax regulation fall within the purview of the Central Board of Direct Tax। किसके ऊपर टैक्स लगाना है, कैसे करके कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें को निर्धारित करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंडर में ये सारे काम होते हैं। अब देखिए, कोई भी टैक्स पेयर है उससे रिक्वायरमेंट है कि वो टैक्स को पे करे डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट को। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट टैक्सेस, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्सेस, इनकम टैक्स, एसेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड अदर टैक्स। ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट लगते हैं, इनको डायरेक्ट कैटेगरी में हम डाल के रखते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा बाकी के जितने भी जो टैक्सेस हैं ना उनके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है, जैसे कि गिफ्ट टैक्स के बारे में बताया जा रहा है। इसको इनिशियली तौर पर रिलीज़ किया गया था 1958 में। द ओनली डोनेशन एग्जाम्स फ्रॉम द गिफ्ट टैक्स वर दोज मेड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब यदि आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। द टैक्स हैज़न्ट बीन कलेक्टेड सिंस 1998, लेकिन बोला जा रहा है ये जो टैक्स 1998 से हम कलेक्ट नहीं करे हैं। कुछ होता है वेल्थ टैक्स, ठीक है, इसको ये हमें कब से दिखाई दिया था, सन 1957 से। इंडिविजुअल व्यक्ति, कंबाइन हिंदू फैमिलीज, कंपनीज,
विथ ए सरप्लस ऑफ नेट वैल्यू वर सब्जेक्ट टू इट। ठीक है, जिसके पास में नेट वैल्यू के सरप्लस में मनी आ गया है, जेब से बाहर पैसा निकल रहा है, टपक रहा है, तो उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगाया जाता है। इसके बाद देखा जाए 2015 में इस टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया था। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आप पहला एग्जाम्पल जीएसटी का देख सकते हैं कि भाई सरकार ने लगाई तो व्यापारी के ऊपर था, लेकिन उस जीएसटी को कौन भरा? हम लोग भरते हैं। इसके बाद हाल फिलहाल में देखा जाए ना, अभी एवियन इन्फ्लुएंजा के और केसेस हमको देखने को मिले हैं। हम बात कर रहे हैं अल्पुज्जा की। एवियन फ्लू के चलते चलते अल्पुज्जा में हमको और भी ज़्यादा बर्ड्स की डेथ देखने को मिली है। ठीक है, पार्टिकुलरली क्या है, डक्स का पालन किया जाता है अंडे के लिए, मांस के लिए। तो ऐसे पक्षियों में अभी हाल फिलहाल में हम न्यूज़ में देखे हैं, मुर्गियों में एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी फैली है और 17,480 बर्ड्स, इसमें ज़्यादातर डक्स शामिल हैं। 1 किलोमीटर के रेडियस में बर्ड फ्लू हॉटस्पॉट रीजन में बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये मारी जा चुकी हैं। वहीं यदि हम एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें, ठीक है, इसको हमेशा हम रिफ़र करते हैं एज ए बर्ड फ्लू के तौर पर। बर्ड फ्लू के रूप में ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि बर्ड्स को ही वे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो कि प्राइमरी तौर पर बर्ड्स को इफ़ेक्ट डालता है। पार्टिकुलरली जो वाइल्ड बर्ड्स होती हैं, डोमेस्टिक पोल्ट्री है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। 1996 में जो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है H5N1 वायरस को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था डोमेस्टिक वाटर फाउल में। कहाँ पर? साउदर्न चाइना में। तो साउदर्न चाइना में वाटर फाउल में सबसे पहले इसको देखा गया था। इसका नाम रखा गया था एगूस गुआंगडोंग 1996। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये खाली पक्षियों तक ही सीमित रहेगा, ये इंसानों में भी फैल सकता है। H5N1 के जो केसेस हैं हमें दिखाई देते हैं कभी कभार, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पक्षी से इंसानों में फैल गया, लेकिन इंसानों से इंसानों में इनका जो फैलाव है ना, काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसा WHO का कहना है। मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो 60% है। इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम है, फीवर है, कफ, मसल पेन है। इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया है, सांस लेने में दिक्कत जा रही है। ठीक है, एंड आपकी जो संज्ञानात्मक बुद्धि है वो भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज कर देती है ये बीमारी। इंडिया में इनिशियल आउटब्रेक्स की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक तौर पर हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI H5N1 हमको 2006 में देखने को मिला था नवापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे एनुअल आउटब्रेक हमको देखने को मिले थे। H5N8 की बात करें तो नवंबर 2016 में हमको देखने को मिला था। बहुत सारी जो वाइल्ड बर्ड्स थी 5 स्टेट में हमको देखने को मिली थी। केरला में ज़्यादातर केसेस यहाँ पर देखे गए थे।